हेलो, नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी सालवी में आपका स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी के कोर्स में यह हमारा 4th वीडियो है। हम यूपीएससी मेंस सिलेबस GS3 का फॉलो कर रहे हैं, जिसमें इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, इस टॉपिक का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने ये देखा था बेसिकली प्लानिंग क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इंडिया में कैसे की जाती है। प्लानिंग कमीशन पहले 5 ईयर प्लान्स बनाता था 2017 तक, फ्रॉम 1950। तो 1950 के पहले 5 इकोनॉमिक प्लान्स बनाए गए थे। पहला वाला 1938 का नेशनल प्लानिंग कमेटी, फिर 1944 का गांधीयन प्लान, 1944 का बॉम्बे प्लान, फिर 1945 का पीपल्स प्लान एंड 1950 का सर्वोदय प्लान। ये 5 क्या प्लान्स थे, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, हम पार्ट 1 वीडियो में देखा। फिर हमने देखा कि इंडिया में जब इकोनॉमिक प्लानिंग की गई थी तो बेसिकली 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसका कोडवर्ड हमने याद रखा था जेम्स। जी मतलब ग्रोथ, इंक्रीज इन जीडीपी। ई मतलब इक्विटी, सब में बराबर इनकम होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट। प्लस एम मतलब मॉडर्नाइजेशन, और एस था सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। अगर आज भी आप देखोगे, अभी भी हम जीडीपी के लिए, इक्विटी के लिए और आत्मनिर्भरता के ऑब्जेक्टिव्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इन ऑब्जेक्टिव्स का इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा, अभी भी हमने 5 ईयर प्लान्स कैसे प्लान किए, उनके क्या ओवरव्यूज थे, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। प्लस इन प्लानिंग की क्या अचीवमेंट्स और क्या फेलियर्स रही है फ्रॉम 1950 टू 2020 तक का डेटा मैंने अभी रखा हुआ है, कि आज के वीडियो में हम कवर अप करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि ये वीडियो खत्म होने के बाद प्लीज 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जरूर देखना। ओके, मैं आपको माइंड मैप के द्वारा बता देती हूँ। पार्ट 1 में बेसिक्स, मीनिंग, रोल ऑफ प्लानिंग एंड इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ये पूरी साइड पार्ट 1 में कवर अप की गई है। आज हम देखेंगे बेसिक ओवरव्यू ऑफ 5 ईयर प्लान्स, अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स, 1991 के रिफॉर्म्स और 3 ईयर एजेंडा प्लान दैट इज नीति आयोग, ये नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ऐसे सोचा गया था कि हम फास्ट अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे और सबको इक्वली प्रोग्रेस करेंगे, हर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी शुड बी डेवलप। बट ऐसे देखा गया कि सोशल जस्टिस हुआ नहीं, ठीक है, अमीर और अमीर बनते गए, गरीब और ज्यादा गरीब बनते गए। इसके लिए 11th 5 ईयर प्लान ने इंक्लूसिव ग्रोथ टर्म को इंट्रोड्यूस किया। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, सबका विकास। कभी भी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में अगर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ लानी है तो आपको 4 चीजें लानी है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, आपको ऐसी इकोनॉमी जनरेट करनी है जिसमें हर किसी को डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी मिले। दूसरी कैपेबिलिटी, ऐसी इकोनॉमी होनी चाहिए जिसमें इंसान को अपनी कैपेबिलिटी आइदर क्रिएट करने या एनहांस करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और देखो, जब अपॉर्चुनिटी और कैपेबिलिटी मिलती है उसे बोलते हैं एक्सेस। तो ऐसी इकोनॉमी होनी चाहिए जहां पे अपॉर्चुनिटी और कैपेबिलिटीज मिलनी चाहिए। इसका एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक पर्सन है एक रैंडम विलेज में जिसको बहुत अच्छा एक्टिंग आता है, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी एक्टिंग करना, और उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। बॉलीवुड में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एक्टर बनने की, बट कैपेबल लोग नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा एक्सेस क्रिएट करना है जहां पे ये कैपेबल इंसान को वो अपॉर्चुनिटी मिले और इवेंचुअली उसकी डेवलपमेंट हो। फोर्थ पॉइंट है सिक्योरिटी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखोगे कोरोना वायरस की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब, जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट होने से पहले जब लॉकडाउन था, बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, दे डिडंट हैव द जॉब सिक्योरिटी। तो हमें एक ऐसी इकोनॉमी क्रिएट करनी है जहां पे पीपल कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, दे कैन सिक्योर देमसेल्फ अगेंस्ट दिस टेम्पररी लॉस ऑफ और परमानेंट लॉस ऑफ लाइवलीहुड। तो इंक्लूसिव ग्रोथ को मेक श्योर करने के लिए 4 चीजें जरूरी होती है, अपॉर्चुनिटी, कैपेबिलिटी, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। इसी नोट पे हम देखेंगे 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। आर यू ऑल रेडी? प्लीज एवरीवन सिट स्ट्रेट, सिट फोकस। 5 ईयर प्लान्स, 12 5 ईयर प्लान्स है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट हमें यहाँ पे कोई भी फैक्चुअल डेटा ज्यादा याद नहीं रखना, हमें सिर्फ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक को फिलहाल समझना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला 5 ईयर प्लान। अभी देखो, 5 ईयर प्लान बनाए किसने? प्लानिंग कमीशन ने। प्लानिंग कमीशन स्टार्ट कब हुआ? 1950 में।
तो 5 ईयर प्लान कब आया होगा? ऑब्वियसली 1 साल बाद। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेके 56 तक आया। ठीक है, ये प्लान हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बना हुआ है। देखो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं। ये मॉडल बेसिकली किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग अगर सेविंग्स और कैपिटल पे डिपेंडेंट रहेगा, उस चीज को, उस प्लान को बेसिकली हैरोल्ड डॉमर मॉडल बोलते हैं। तो ये प्लान भी बनाते हुए सबसे पहले हमने क्या किया होगा? हमने सर्वे किया होगा। तो 1951 के बारे में सोचो, 1951 में क्या हुआ होगा? पार्टीशन के बाद बहुत सारे रेफ्यूजीज आए थे, ज्यादा लोग, प्रोडक्शन कम, क्या हुआ? फूड शॉर्टेज प्लस महंगाई बढ़ गई थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब बनाया गया, प्रॉब्लम सर्वे में क्या क्या थे? बहुत ज्यादा रेफ्यूजीज थे, खाना काफी ज्यादा कम था, बहुत ज्यादा महंगाई थी। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो जब खाना कम होता है, आप किस चीज पे फोकस करोगे खाना बढ़ाने के लिए? तो द प्लान वाज फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट। पावर और ट्रांसपोर्ट क्यों? क्योंकि अगर पावर रहेगा तो ही इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इतने सारे प्रोडक्शन को पूरी दुनिया, देश में फैलाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी काफी ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान काफी सक्सेसफुल प्लान था, क्योंकि प्लान के आखिरी 2 सालों में, मतलब 55 और 56 में काफी अच्छा हार्वेस्ट आया। ठीक है, इसके ये भी प्लान्स थे कि रेफ्यूजीज को घर देंगे, फूड सेल्फ सफिशिएंसी बनाएंगे, प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे, और मोर और लेस हम सक्सेसफुल थे। तो पहला 5 ईयर प्लान जिसमें हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, वो एक्चुअली क्वाइट सक्सेसफुल प्लान था। ठीक है, हमें इतना ही याद रखना कि पहला 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल था कि नहीं था, और किस चीज पे फोकस था। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान भी हैरोल्ड डॉमर ग्रोथ मॉडल पे बना है, लेकिन इसको बनाने वाले प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर पीसी मैहलनोबिस। इसके लिए इस प्लान को मैहलनोबिस प्लान भी बोलते हैं। अगर आपको पूछा गया कौन सा 5 ईयर प्लान मैहलनोबिस प्लान था, तो वो सेकेंड 5 ईयर प्लान था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बना? 51 टू 56। तो सेकेंड क्या होगा? 56 टू 61। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम रिलेटिवली इकोनॉमिकली थोड़ी स्टेबल थे। ठीक है, एग्रीकल्चर थोड़ा स्टेबल हो गया था। तो जब अब एग्रीकल्चर पे रिलेटिवली स्टेबल थे, हमें लगा अभी दूसरी कुछ चीजों पे फोकस करना चाहिए। तब हमने फोकस किया इंडस्ट्रीज के ऊपर। सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज बनाने के लिए क्या लगेंगे? पैसे हमारे पास थे बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या किया उस टाइम पे? हमने फॉरेन से लोन्स उठाए। प्लीज नोट करना, 56 टू 61 वाले प्लान में हमने फॉरेन से पैसे उठाए, ये सोच के कि इवेंचुअली हम डेवलप हो जाएंगे। बट क्या हमने वो चीज सक्सेसफुली की या नहीं, या इस चीज की वजह से 1991 के रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी, ये हम देखेंगे। बट नोट करना, सेकेंड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के अलावा हम किस चीज पे फोकस कर रहे थे? इंडस्ट्रीज के लिए, और इसके लिए हमें पैसे लेने की जरूरत पड़ी। इस टाइम पे 1956 की ये जो पॉलिसी थी, ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा डिसीजंस लेने वाला था इकोनॉमी के ऊपर। और यहाँ पे भी क्या देखा गया कि थोड़ा सा शॉर्टेज पड़ा फॉरेन एक्सचेंज में, प्राइजेस भी थोड़ी बढ़ गई। एज अ रिजल्ट जितना सोचा था उतना नहीं, बट मॉडरेटली सक्सेसफुल प्लान था ये। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ओनली एग्रीकल्चर, सेकेंड 5 ईयर प्लान ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड 5 ईयर प्लान तक अभी हम लोग ना काफी कॉन्फिडेंट हो गए थे। हमको लगा एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, अभी हम एकदम आत्मनिर्भर इंडिया बनाने के लिए निकलने वाले थे, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बन रहे थे। पर आप मुझे बताओ, 61 टू 66 का ये जो प्लान था, इसमें हमने सिर्फ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, कहीं पे हमने डिफेंस के ऊपर फोकस किया नहीं। एज ए रिजल्ट क्या हो गया? 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ, प्लस 1966 में सीवियर ड्रॉट्स आ गए। एज ए रिजल्ट ये अनदेखे जो इवेंट्स हुए, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, पूरी की पूरी इकोनॉमी फ्लॉप हो गई, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर जिस पे हमने टॉप प्रायोरिटी दी थी, वो उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि पूरा ध्यान डिफेंस पे चला गया, और डिफेंस हमारा ऑलरेडी कमजोर था। एज अ रिजल्ट क्या हो गया? हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया। तो देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल, दूसरा मॉडरेटली सक्सेसफुल, तीसरा फेल। किस चीज की वजह से फेल? 2 वॉर्स, इंडो चाइना, इंडो पाक, प्लस एक ड्रॉट। इधर तक किसी को अगर कोई किंतु है, प्लीज प्लीज बोलिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, थैंक यू। फिर हम देखेंगे, अभी देखो 1966 में, 1961 से 66 में जब थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, क्या हो गया? हम वो पूरा का पूरा फेल हो गया।
तो जब कोई स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है, वापस उसको इमिडिएटली फॉलो नहीं किया जाता, तो हमने क्या सोचा, अभी नेक्स्ट 4th 5 ईयर प्लान लाने से पहले एक एक साल का प्लान बनाते। तो उसके लिए वहां पे तीन एनुअल प्लान्स बनाए गए जो एक एक साल के थे, 1966 से लेके 69 तक। इस फेज को प्लान हॉलिडे भी बोलते हैं, क्योंकि इन 3 सालों में कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं बनाया गया। तो अभी देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर, सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रीज, थर्ड में हम आत्मनिर्भर बनने वाले थे लेकिन बने नहीं क्योंकि डिफेंस पे शिफ्ट हो गए। एज अ रिजल्ट क्या हो गया, हम वापस भूखे हो गए। तो जो हमारा 3 एनुअल प्लान था उसमें हमारा फोकस वापस एग्रीकल्चर पे आ गया। तो इस टाइम पे लेकिन हमने फोकस किन चीजों पे दिया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो आपके ग्रीन रिवोल्यूशन, जो सारी चीजें आई ना वो इसी से स्टार्ट हुई। इस 3 सालों में हमने क्या किया, जो थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने जितना लॉस सफर किया था उसको बैलेंस करने में ये 3 साल हमने लगा दिए। उसके बाद 1969 में हमने 4th 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया। देखो यहाँ पे मैं हर चीज एकदम वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ रही क्योंकि नोट से आपके पढ़ने के लिए, पर मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी कवर अप कर रही हूँ। 4th 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, 1969 से लेके 74। इस टाइम क्या हुआ था, देखो 65 में हमारा इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया। तो जब हमारा पड़ोसी देश के साथ वॉर हो गया, वहां से आने वाले सारे रॉ मटेरियल्स, जो एसेंशियल इक्विपमेंट से सारा सप्लाई बंद हो गया। तो एज ए रिजल्ट हमने क्या सोचा कि हम ग्रोथ भी करेंगे, स्टेबिलिटी भी लाएंगे 4th 5 ईयर प्लान में। तो 4th 5 ईयर प्लान में वापस हमारा फोकस एग्रीकल्चर पे था। ध्यान से याद रखना, जब भी इंडिया मुसीबत में आती है हमारा फर्स्ट फोकस एग्रीकल्चर पे होता है। रीजन, एग्रीकल्चर हमारा स्ट्रेंथ है, ज्यादा पॉपुलेशन उस पर इन्वॉल्व था, इंडिया कृषि प्रधान देश है। तो पहले 2 साल 4th ईयर प्लान काफी अच्छे से चला, बहुत अच्छा रिकॉर्ड प्लानिंग प्रोडक्शन हो रहा था। उसी टाइम पे हमने फैमिली प्लानिंग पे ऊपर भी बहुत फोकस किया, क्योंकि क्या हो रहा था, पहले हमारे पास फूड शॉर्टेज, महंगाई ऑलरेडी हो रही थी और लोगों का पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा था। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ, 4th 5 ईयर प्लान में। इसी दौरान जब प्रोडक्शन बढ़ रहा था और लोगों का पॉपुलेशन पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चल रहे थे, बांग्लादेशी रेफ्यूजीज इंडिया में बहुत ज्यादा आ गए। क्यों, क्योंकि 1971 में इंडो पाक वॉर हो गया। इंडो पाक वॉर में बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड और उसी टाइम पे क्या हो गया, बहुत सारे बांग्लादेशी रेफ्यूजीज इंडिया में आए। तो अभी याद रखना, जब भी वॉर होता है तो जब भी रेफ्यूजीज इंडिया में आते हैं, क्या होते हैं, इंडिया की इकोनॉमिक कैपेसिटी पे प्रेशर बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट 4th 5 ईयर प्लान भी फ्लॉप हो गया। थर्ड फ्लॉप था क्योंकि 2 वॉर्स और एक ड्रॉट आ गया। फोर्थ इवेंचुअली थोड़ा अच्छे से स्टार्ट हुआ था 3 एनुअल प्लान्स के बाद, पर वापस 4th 5 ईयर प्लान में क्या हो गया, वॉर की वजह से वो फ्लॉप हो गया। और एक चीज आपको याद रखनी है, 4th 5 ईयर प्लान में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की गई थी। तो दिस वाज फ्रॉम द ईयर 1969 टू 74। ठीक है, अभी जाते हैं 1974 के बाद 5th 5 ईयर प्लान आया कि नहीं। ऑब्वियसली 74 से लेकर 79 तक 5th 5 ईयर प्लान आया। इस 5 ईयर प्लान को डीपी धर ने बना के लॉन्च किया था। इसका नाम इसके लिए याद रखना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद तब बहुत ही ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी। उस टाइम पे ये प्लान बनाया गया और इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता जो आप आजकल सुन रहे हो, मोदी जी इतना बोल रहे, नया टर्म नहीं है, पुराना ऑब्जेक्टिव है जो शायद आप लोग भूल गए हो, बट याद रखना है। ठीक है, 5 ईयर प्लान जो 5th था उसके क्या मोटिव्स थे, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। इस टाइम पे क्या सोचा गया था कि हम ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे, बेटर इनकम फैसिलिटीज लाएंगे, सेविंग्स करेंगे। बट जब इतनी सारी प्लान्स बनाए गए थे, इसी दौरान महंगाई आ गई। ठीक है, तो जब महंगाई आ गई तो क्या हो जाता है, कॉस्ट कैलकुलेशन चेंज होता है। आपका बजट होता है 20,000 का, महंगाई होने पे प्रोजेक्ट पहुंच जाता है 40,000 तक। तो उसके लिए क्या हो गया, सारा डेटा जितना भी गवर्नमेंट ने प्लान किया था रिवाइज करना पड़ा। और 74 में जब 5th ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, एक साल में प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी अनाउंस करा दी। तो तब इमरजेंसी अनाउंस होने के बाद प्राइम मिनिस्टर्स 20 प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस गया और इस 5 ईयर प्लान को पीछे बैकग्राउंड में डाल दिया गया। 2 साल बाद 76-77 में जब इमरजेंसी को कैंसिल मतलब हटा दिया गया, बंद कर दिया गया,
और वापस इलेक्शंस अनाउंस किए गए, उस टाइम पे जनता पार्टी जीत के आ गई। तो ये 5th ईयर प्लान को वहीं पे टर्मिनेट कर दिया गया था, क्योंकि इतने इस प्लान में कुछ काम भी नहीं हुआ था। जैसे देखो, आप कोई टाइम टेबल बनाते हो, टाइम टेबल आधे से ज्यादा फॉलो नहीं होता तो आप उसको फाड़ के साइड में रख देते हो, ये काम का नहीं। 5th 5 ईयर प्लान के साथ भी यही हो गया कि पूरे 5 साल कंप्लीट होने से पहले उसको टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, 78 में जब जनता पार्टी आ गई, ठीक है, रूल में, तो तब पहली बार, ऐसे याद रखना, 78 में पहली बार कांग्रेस गवर्नमेंट हट गया था। ठीक है, तो जब जनता पार्टी रूल में आ गई, उनके पास भी एक 6th 5 ईयर प्लान होगा, प्लस ये पहले की कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उनके पास भी कोई तो 6th 5 ईयर प्लान होगा। तो इसके लिए यहाँ पे 2 6th 5 ईयर प्लान्स थे। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीजों पे फोकस कर रहे थे। तो एज अ रिजल्ट 78 से लेके 80 तक उसको 6th 5 ईयर प्लान नहीं बोलते, उस एरा को बोलते रोलिंग प्लान। तो आपको याद रखना है, 66 टू 69 तक 3 एनुअल प्लान्स थे, 78 से 80 तक रोलिंग प्लान थे। ये गवर्नमेंट 2 साल तक ही चली। देखो, आपको एक चीज याद रखनी है कि इंदिरा गांधी जी जो है, she could be said as the worst prime minister as well as the best prime minister also. Worst because she announced emergency. I'm not saying it was something good, but she did that mistake. But best also I would say because उन्हें अपनी गलती सुधारना पता था, तो उन्होंने भले ही इमरजेंसी अनाउंस की, 2 साल कंट्री के साथ जो भी हुआ, आफ्टर 78 उन्होंने क्या किया, 80 तक उन्होंने क्या किया, वापस माफी मांगी, वापस इलेक्शंस में वो जीत के आ गई। सो कांग्रेस गवर्नमेंट रिटर्न टू द पावर इन 1980 और उन्होंने एक नया ही प्लान स्टार्ट कर दिया पॉवर्टी को हटाने का। तो देखो, 5th 5 ईयर प्लान में जो कांग्रेस ने सोचा था, वही वो उन्होंने रोलिंग प्लान के एंड में वापस स्टार्ट किया। मतलब जिस एजेंडा से वो गए थे, वही एजेंडा उन्होंने कंटिन्यू किया। तो अभी याद रखना, ईयर्स आपको कैसे याद रखने, क्विक रिविजन। 51 से 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 56 से 61 सेकेंड 5 ईयर प्लान, 61 से 66 थर्ड 5 ईयर प्लान, 66 से लेके 69 3 एनुअल ईयर प्लान, 69 से 74 फोर्थ 5 ईयर प्लान, 74 से 79 फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फिर 79 तक तो पहुंचा ही नहीं, तो 78 से 80 तक रोलिंग प्लान, और अभी आएगा 80 से 85 सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान ने देखो बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस किया। तब उन्होंने किस किस चीज पे फोकस किया, नेशनल इनकम बढ़ाएंगे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉवर्टी को कम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, स्किल्स ट्रांसफर करना, फिर स्लैक सीजन एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीजों पे इसने फोकस किया। एज अ रिजल्ट इस प्लान को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल माना गया। ठीक है, and target were realized even though during the last year many parts of the country faced severe famine conditions। मतलब ये प्लान इतना सक्सेसफुल गया पहले 4 साल में कि भले ही लास्ट के ईयर में, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे पार्ट ऑफ द कंट्री में फेमाइन सिचुएशंस आ गई, फिर भी ये प्लान सक्सेसफुल था। ठीक है, प्लस 1984 में क्या हुआ, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। 7th 5 ईयर प्लान जो है 85 टू 90, ये प्लान किस चीज पे फोकस था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड फोकस्ड ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। देखो, हमने कहां से स्टार्ट किया था, सिर्फ एग्रीकल्चर, सिर्फ इंडस्ट्री, सिर्फ एग्रीकल्चर, फिर ग्रीन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फिर हमने गरीबी हटाओ। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक टारगेट नहीं, तो हमारे पास अभी बहुत सारे, हर सेक्टर के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो 5th 5 ईयर प्लान हुआ ही नहीं पूरा, 6th सक्सेसफुल था, 7th 5 ईयर प्लान बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था। पहली बार इकोनॉमी रिकॉर्डेड अ 6% ग्रोथ रेट अगेंस्ट द टारगेटेड 5%, विद द डिकेड ऑफ 80 स्ट्रगलिंग आउट ऑफ द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो पहली बार बहुत ही ज्यादा 6th और 7th प्लान आप बोल सकते सक्सेसफुल थे। फिर जाते 8th प्लान के ऊपर। अभी देखो, 7th प्लान कब तक था, 85 टू 90। 8th प्लान 92 से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 90 से लेके 91 में रिफॉर्म्स आ गए, फिर 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमारे देश का पूरा नक्शा ही, इकोनॉमिक नक्शा चेंज हो गया। तो जिस चीज में, जहां पे आप ट्रांजिशन कर रहे हो, ठीक है, जहां पे आपको कुछ आइडिया नहीं है, उस टाइम पे आप प्लान नहीं बना सकते, बिकॉज आपको नहीं पता नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो याद रखना, 8th
5 ईयर प्लान जो है वो 90 से स्टार्ट ना होके 92 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया था, वर्सनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, राइजिंग डेथ बर्डन, वाइडनिंग बजट डेफिसिट, रिसेशन इन इंडस्ट्री, इन सारी चीजों की वजह से लॉन्च करना पड़ा प्लान। इस प्लान ने क्या किया, ड्रास्टिक पॉलिसी मेजर्स लिए जिससे बैड इकोनॉमिक कंडीशन को काफी ज्यादा अच्छा बनाया गया, ठीक है। और हमारा एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। किसके, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम, पीवी नरसिम्हा राव। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर दैट टाइम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। इसी इकोनॉमिक आउटकम्स की वजह से क्या हो गया, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, हर सेक्टर इकोनॉमी का ग्रो हो गया, ठीक है। इवन दो द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन, अभी देखो याद रखना 1990 तक क्या था, किसी को भी अगर बिजनेस ओपन करना है, किसी को भी अगर कोई चीज सेटअप करनी है, बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते थे, बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते थे, क्योंकि हर चीज में गवर्नमेंट का सेक्टर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता था। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो गया, बिजनेस सेट करना आसान हो गया, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल मिला प्ले करने के लिए। तो भले ही गवर्नमेंट सेक्टर का रोल कम हो गया, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा सुधर गई। 6th प्लान वाज सक्सेसफुल, 7th वाज सक्सेसफुल, 8th वाज आल्सो सक्सेसफुल, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान देखो क्या हो गया। 9th 5 ईयर प्लान यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के इसमें बनाया गया, इट फोकस्ड ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अभी तक हम सिर्फ बोल रहे थे इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे, इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे, अभी क्या बोल रहे हैं, सबके साथ ग्रो करेंगे, इक्वली ग्रो करेंगे। एंड इट एम टू डिपेंड प्रीडोमिनेंटली ऑन प्राइवेट सेक्टर, इंडिया एज वेल एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और किस किस सेक्टर पे ये डिपेंड ये करना था, एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन वाज लाइकली टू बी लिमिटेड। अभी देखो इसका मैं आपको मीनिंग, अभी देखो ये 9th प्लान जो था 1997 से 2002, ऑब्वियसली जब हमारे देश में न्यूक्लियर ये बॉम्ब भी स्टार्ट, पोखरण वाला इशू भी हुआ था, उसी दौरान अब एक चीज देखो, क्या हमने सोचा था कि हमको ना पूरा प्राइवेट सेक्टर पे अभी भरोसा आ गया था। जो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद 92 से 97 तक हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो 9th 5 ईयर प्लान में उन्होंने क्या सोचा कि पूरा फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर से लेंगे, चाहे वो इंडिया हो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और उसका यूज हम सोशल सेक्टर में लगाएंगे, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको ये करने के लिए। बट आप मुझे बताओ प्राइवेट सेक्टर का बेसिक एम क्या होता है, प्रॉफिट। वो सोशल इसमें इन्वेस्ट करेगा नहीं। हमने ये भी सोचा था कि प्रायोरिटी एग्रीकल्चर के देंगे, रूरल डेवलपमेंट को देंगे, गरीबी हटाएंगे, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, बट ऐसे हुआ नहीं, ठीक है। मोर और लेस ये प्लान इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो 10th प्लान में हमने ये सोचा कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कुछ नहीं होता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा देश में कुछ और टारगेट्स भी होने चाहिए। क्या थे वो टारगेट्स, जेंडर गैप्स, इलिटरेसी, वेज रेट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अगर आप देखोगे किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या कहीं पे भी, men are paid more than women considering men are the bread earners of the family, ठीक है। तो औरतों को उसी काम के कम पैसे दिए जाते, तो इन सारी चीजों पे भी फोकस किया गया। तो आप देख रहे हो हम तरक्की कर रहे हैं प्लानिंग बनाने में। हम पहले सिर्फ एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुए थे, फिर हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे पहुंचे, अभी हमको समझा कि भाई सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं होता, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, ठीक है, जो नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन बिफोर दे अटेंड द एज ऑफ 1 ईयर, या प्रेगनेंसी के टाइम औरतों की होने वाली डेथ्स, ड्रिंकिंग वाटर सफिशिएंट नहीं है, पोल्यूटेड रिवर्स है इंडिया में, उनको क्लीन करने के लिए, ये सारी चीजों पे गवर्नमेंट ने फोकस किया, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये बोला कि एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी मूविंग फोर्स रहेगा, बट इन चीजों पे भी हमको फोकस करना है। पंचायती राज को ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया, उनको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करना दिया गया, राइट, ताकि रूट लेवल से इंप्रूवमेंट की जाए। स्टेट वाइज टारगेट्स को ब्रेकअप किया गया। सो ना गवर्नमेंट को भी ये समझा कि बस ऊपर से एक ऑर्डर नहीं देना, हमें इवेंचुअली हर स्टेप पे मेजर्स लेने हैं। तो आप देख रहे हो 10th 5 ईयर प्लान तक हमारी प्लानिंग कितनी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। फिर आते हैं 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर के प्लान के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर ये फोकस करता है, ठीक है। तो देखो 11th प्लान में हमने क्या देखा कि इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। अभी तक हमने देखा 10th प्लान तक लोग तरक्की कर रहे थे, ठीक है,
इंडिया भी काफी तरक्की करी थी. इंडिया हैड इमर्ज एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बाय एंड ऑफ 10th प्लान. बट क्या सारे लोग देश के ग्रो कर रहे थे? नहीं. बहुत सारे ग्रुप जैसे SC, STs, माइनॉरिटीज, उनको बहुत सारी चीजों की वजह से दे वर नॉट गेटिंग एक्सेस. देखिए कैपेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पा रही थी. फिर बहुत सारे डायमेंशन जैसे पोवर्टी, माल न्यूट्रिशन, करंट डेयरी एम्प्लॉयमेंट, मॉर्टेलिटी, इन सब चीजों की वजह से भी इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे. तो 11th प्लान ने क्या किया? रैपिड ग्रोथ, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एसेंशियल सर्विसेज हेल्थ को प्रोवाइड करना स्पेशली गरीबों को, एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यूजिंग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ठीक है, बाद में मनरेगा हो गया. ठीक है, ये सारी चीजों पे फोकस किया गया. तो इट स्टार्टेड वेल विद द फर्स्ट ईयर अचीविंग अ ग्रोथ ऑफ 9.3%. हम पहले 3, 4, 5 और 6, अभी पहली बार हम ऐसे 9% की ग्रोथ को क्रॉस करने गए. ठीक है. The second bout of global slowdown 2011 due to sovereign debt crisis in Europe, coupled with domestic factors such as tight monetary policy and supply side bottlenecks, result in declaration of growth. बॉटलनेक्स का मीनिंग मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था? बॉटलनेक्स का मीनिंग ऐसा होता है कि ये जो चीज है ग्रोथ को स्लो कर दे. तो अभी देखो हम अपने साइड से बहुत सही चल रहे थे. 11th प्लान बहुत अच्छे से जा रहा था, लेकिन 2010-11 में बाहर रिसेशन हो गया. इंटरनेशनली जब रिसेशन हो गया उसका इम्पैक्ट कंट्री पे तो पड़ना ही था. एज ए रिजल्ट क्या हो गया? हमारे देश में भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ कम हो गई. 2 ग्लोबल क्राइसिस आए इस पीरियड में, हमारी ग्रोथ 8% तक आ गई, इट वाज सीन सैटिस्फैक्टरी. ठीक है. द इश्यू ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी रिमेन्ड रेजोनेटिंग फॉर मोर देन हाफ ऑफ द प्लान पीरियड. देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है पता है? इंडिया का सबसे बिगेस्ट ये होता है कि हमारी करेंसी डॉलर के कंपैरिजन बहुत ज्यादा कम है वैल्यू में. तो जब भी बाहर कोई भी चेंजेस होते हैं, स्पेशली रिसेशन होता है या कोई भी चीज हो जाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है, हमारे कंट्री पे उसका इफेक्ट होना बहुत ही मतलब ऑब्वियस है. ठीक है. तो 11th प्लान में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम ज्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस कर रहे थे. 12th 5 ईयर प्लान 2012 से लेके 2017 तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आखिरी 5 ईयर प्लान है. 12th plan commenced at a time when global economy was going through second financial crisis. ठीक है. हमारा ग्रोथ स्लो हो गया था, 6.2% पे आ गया था. The 12th plan emphasis on bringing economy back to rapid growth. पहले हम बहुत फास्टली तरक्की कर रहे थे, फिर हम धीरे हो गए थे, पर अभी अपना प्लान था वापस उस तरफ जाए. तो क्या हमारा एम था? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. देखो पहले हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते थे, अभी हमने क्या बोला? सस्टेनेबल प्लस इंक्लूसिव. सस्टेनेबिलिटी मतलब किस किस चीज में आनी चाहिए? एनवायरमेंट, ह्यूमन कैपिटल, मतलब हम जो भी चीज यूज करें वो इस तरह यूज करनी चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहे. इंक्लूसिव का मतलब क्या है? कि हर इंसान, सेक्टर ऑफ द सोसाइटी को इंक्लूड करना है, पॉवर्टी को कम करना है, इक्वली और रीजनली बैलेंस होना चाहिए. ठीक है. रीजनली मतलब सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज डेवलप नहीं होनी चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया भी डेवलप होना चाहिए, डेजर्ट वाला एरिया भी डेवलप होना चाहिए. हर ग्रुप, हर सेक्टर, हर जेंडर of the society of the country should be developed. The policy challenge in 12th year plan was twofold. क्या है वो? The immediate challenge was to reverse the observed declaration. मतलब सबसे पहला प्लान ये था कि जो हम नीचे नीचे जा रहे थे तरक्की में, उसको इमीडिएटली वापस बैक लेके आना. और दूसरा था प्राइस स्टेबिलिटी. ठीक है. 11th प्लान में जो प्रॉब्लम था प्राइस स्टेबिलिटी, वो अभी भी वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहा. ठीक है. अभी बिफोर वी मूव ऑन टू अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग, प्लीज एक बार याद कर लो सारे 5 ईयर प्लान्स वीडियो को पॉज करके, फ्रॉम 1951 टू 2017. अगर आप अभी देखोगे 1950 से लेके 2020 तक, इंडिया हैज कंप्लीटेड मोर देन 7 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग. अभी 70 साल प्लानिंग के हो गए. तो अभी ये इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि भाई हमने जो प्लानिंग की है वो सक्सेसफुल थी कि फेलियर थी. It is a cause of legitimate national pride that over this period a stagnant and dependent economy has been modernized and made self-reliant. आप ही सोचो ना, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था क्या था इंडिया के पास? अंडर डेवलप्ड डिपेंडेंट इकोनॉमी. इवेंचुअली 2011-12 तक आप देखोगे जो पूरी दुनिया में क्राइसिस थे, 2 फाइनेंशियल ग्लोबल क्राइसिस चल रहे थे,
फिर भी हमारी इकोनॉमी रिलेटिवली क्वाइट स्टेबल थी। इसका मतलब हम प्राइडली बोल सकते कि हमने जो प्लान्स किए थे वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। Moderate rate of growth of per capita income has been maintained despite the growth of population। मतलब भले ही हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, फिर भी पर कैपिटा इनकम कम नहीं हो रहा, इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा अच्छा ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो अचीवमेंट्स है। किस किस टर्म में अभी देखेंगे, अभी देखना। ग्रोथ रेट क्या बोला गया था कि 1950 से लेकर, अभी ये मैंने पहला पॉइंट डाला है ग्रोथ रेट अचीवमेंट में, कहां से लेके, तो देखो 50 से लेके 2000 तक हम हमेशा एवरेजली 4.1% हमारा ग्रोथ रेट रहा है, तरक्की रही है। 2016 में 7.1 था, 2018 में 7.7, मेकिंग इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। 2018 तक मोदी जी भी बहुत बोल रहे थे हमारा जीडीपी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी हो गया। अभी उसके बाद जो मैंने ये डेटा डाला है, this is now this year's data. The Indian economy shrank 23.9% year on year in the second quarter of 2020। ठीक है, स्टार्टिंग में 18.3 था, फिर 23.9। It is the biggest contraction on record as India imposed a coronavirus lockdown in late March and extended several times, halting most economic activities. India still remains the third worst affected country in the world by the pandemic। तो ये तो मैंने आपको बोला कि ग्रोथ रेट में हम तरक्की कर रहे थे, बट इस कोरोना वायरस की सिचुएशन के, पैंडेमिक सिचुएशन के वजह से हम कितना नीचे आए इसके बारे में देखो। अभी जिनको नहीं समझा जीडीपी क्या होता है, ये मैंने 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्लीज देखना। द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक साल में एक जियोग्राफिकल रीजन में, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिक रीजन विद इन द कंट्री कितना मार्केट वैल्यू है ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, चाहे वो आप प्रोड्यूस कर रहे हो या कोई फॉरेनर इंडिया में आके प्रोड्यूस कर रहा है, आपके जियोग्राफिकल रीजन में एक साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो होता है जीडीपी। यू कैन थिंक ऑफ जीडीपी एज अ केक एंड ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज ऑफ द केक। इफ द केक इज लार्जर मोर पीपल कैन एंजॉय इट। तो अगर आपको चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग देश का एंजॉयमेंट ले, इकोनॉमी को एंजॉय करें, तो हमें ग्रोथ रेट को, हमें केक की साइज को, मतलब जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया कि जीडीपी कितना श्रिंक हुआ देखो। ठीक है, अगर आपको जीडीपी डिटेल में पढ़ना है तो 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का पेज 42 आप गो थ्रू कर सकते हो। दूसरी होती है सेविंग रेट। सेविंग रेट, अभी आप मुझे बताओ, जब आपका इनकम बढ़ता है तभी आपकी सेविंग्स बढ़ेंगे। Saving as a proportion of GDP has risen from 10.4% in 1950 to 25 in 1995 to 96। 2012 तक हमारा 32.2% of GDP सेविंग में जाता था। India's gross saving fell to 30.1% in 2019 fiscal। तो मतलब 2012 में हम रिलेटिवली ज्यादा सेव कर रहे थे, 2019 में उससे थोड़ा कम हो गया। बट क्या हम अभी सेव कर पा रहे हैं? अभी सोचो, हमने इतने महीने इनकम ही नहीं किया था, ज्यादा जनरेट ही नहीं किया, तो कहां से कंज्यूम हो रहा था? हमारे सेविंग रेट से। तो ये जो मैंने लिखा है ये अभी का है। इंडिया स्लोइंग इकोनॉमी टुक अ टोल ऑन मच नीडिंग सेविंग्स टू। अभी 2020 की बात कर रही हूँ। व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, जब खर्चा इनकम से ज्यादा होता है, गवर्नमेंट बोरोज टू फाइनेंस द डेफिसिट फ्रॉम बैंक्स and also from people within the country and from international financial institutions। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकम कम, हम क्या करते हैं? हम दूसरों से मांगना स्टार्ट करते हैं, और गवर्नमेंट ने भी मांगना स्टार्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट हमारा सेविंग रेट, जो अभी आपको 2019 का 30.1 दिख रहा है, 20 का अभी तक आया नहीं, बट ऑब्वियसली पैंडेमिक सिचुएशन में वो इससे भी बहुत ज्यादा कम होगा। अगर आप सोच रहे हो फिस्कल का मीनिंग क्या होता है, फिस्कल मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू, स्पेशली टैक्स। टैक्स रिफॉर्म्स किससे कंसर्न होते हैं? गवर्नमेंट के टैक्सेशन से। अगर आप इसी चीज को फिस्कल पॉलिसी होता है, अगर कहीं पे भी मैं फिस्कल पॉलिसी वर्ड यूज कर रही हूँ, इसका मतलब टैक्सेशन, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। ठीक है, ये भी 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पेज 42 पे दिया हुआ है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। The expansion of road transport
आई एम सॉरी, जीडीपी 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी के पेज 21 पे है और फिजिकल पेज नंबर 42 पे है। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि अचीवमेंट्स इन प्लानिंग, अभी तक बिफोर पैंडेमिक सिचुएशन हमारा ग्रोथ रेट भी अचीवमेंट में चल रहा था, सेविंग रेट भी चल रहा था, बट अभी क्या हो रहा है? फिर आता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपांशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे नेटवर्क, प्लानिंग की वजह से सारी चीजें अच्छे से डेवलप हो रही है। बट वापस बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन इतने टाइम पे सारा काम बंद पड़ा था। सो इज देयर एनी ग्रोथ ऑन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ? नहीं। तो देखो अभी तक जितनी सारी चीजें हम अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग में लिख रहे थे, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन अनप्लान था, सारी चीजें रिवर्स हो गई। ठीक है, अभी देखो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हम बोल सकते हैं प्लानिंग की वजह से क्या हो गया, हमारी सोसाइटी का काफी प्रोग्रेस हुआ है एंड वी कैन एवरीवन हैज एक्सेस टू ऑयल, वनस्पति, बाइसिकल, स्कूटर्स व्हिच इज इंक्रीज सब्सटेंशियली। सोचो ना, इंडिया ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे था और अभी कैसा है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अभी तक क्या हो रहा था, लास्ट ईयर तक हम मेक इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया, इन चीजों पे फोकस कर रहे थे जिसपे हम इंडिया डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज को कम करने की कोशिश कर रहे थे। बट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन नाउ व्हेन हमारा सेविंग रेट कम हो गया है, इंडियन कंपनीज नाउ टेंड टू बोरो मोर फ्रॉम ओवरसीज मार्केट। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारा अभी ये जो एक्सटर्नल पोजीशन था, जो पहले थोड़ा स्ट्रांग हो रहा था, हम वापस थोड़ा एक्सटर्नल डेप्थ में बढ़ता जा रहा है। बट इस बार एक सिचुएशन अलग है कि इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री, देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज, बट स्टिल हमारा थर्ड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है पैंडेमिक सिचुएशन में। फास्टर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, अभी तक प्लानिंग की वजह से हम देख रहे थे कि तो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ फूड प्रोडक्शन काफी अच्छा हो रहा था। ग्रीन रिवोल्यूशन से फूड सिक्योरिटी के टर्म्स में इंडिया थोड़ा आत्मनिर्भर भी हुआ था, इसका 2015 में मेंस में क्वेश्चन भी आया था। लेकिन अभी का देखो, द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज डिक्रीज्ड to 2% in fiscal year 2018 from about 5% in fiscal year 2017. Gross value added क्या होता है? Gross value मतलब value of output less the value of intermediate consumption. Value of output माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब जो भी इसकी फाइनल वैल्यू है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हो गई। तो अभी देखो, हम इसके ऊपर पैंडेमिक सिचुएशन को नाम नहीं दे सकते। 2018 में मतलब ऑलरेडी हमारा ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का कम चल रहा था, तो पैंडेमिक सिचुएशन में और कम हो गया। ठीक है, तो जो पहला हमारा पॉइंट फास्टर ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्लानिंग कमीशन तक जब तक 2017 तक सही चल रहा था, वो अभी थोड़ा कम हो गया। सो फेलियर्स क्या, अभी उसके पहले सोशल प्रोग्रेस की तरफ देखेंगे। अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया। ठीक है, पहले ऑन एन एवरेज इंडियन वाज 33 इयर्स, जब वो 1951 में था, 1995 में 61 इयर्स तक रहता है। पहले के जमाने में हमारे बहुत सारे मेडिसिन की हमारे पास दवाइयां नहीं होती थी। ठीक है, अभी हमारे पास इंडिया देखो, कोरोना वायरस के लिए पूरा दुनिया इज ट्राइंग टू मेक वैक्सीन, इवन वी आर नोवेयर बिहाइंड, इवन वी आर आल्सो डूइंग दैट। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लानिंग की वजह से सुधर गया। इम्प्रूव एजुकेशनल सिस्टम, इवन टुडे one of the greatest achievements of planning has been that India has turned to be the largest pool of third largest pool of trained manpower. ठीक है, this is crucial for the significant growth of science and technology. हमारे देश के लोग बहुत ही ज्यादा बेटर एजुकेशनल सिस्टम को एक्सपोज्ड है। अभी फेलियर्स क्या है? फेलियर ये है कि अभी भी हम पूरी पॉपुलेशन को बेसिक मिनिमम लेवल तक नहीं ला पाए। अभी भी 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। अभी भी हम अमीरी और गरीबी, इनकम और वेल्थ के बीच की जो इनइक्वालिटी है, उसको बैलेंस नहीं कर पाए। फेलियर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल एबल बॉडीज पर्सन, अभी भी आप देखोगे बहुत सारा लोग, स्पेशली यूथ ऑफ आवर कंट्री इज अनएम्प्लॉयड। एज अ रिजल्ट वो क्या करते हैं, आप देखोगे बहुत सारे लोग इंजीनियर्स बने हुए, मास्टर्स किए हुए, फिर भी वो कॉल सेंटर्स, बीपीओज में जॉब कर रहे हैं। सो दे आर बेसिकली आइदर अनएम्प्लॉयड और दे आर अंडर एम्प्लॉयड, मतलब जो उनकी कैपेसिटी है उससे कम पोजीशन पे वो जॉब कर रहे हैं। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट देखो, अभी यहाँ पे मैंने लिखा, द कोरोना वायरस हैज लेड टू स्पाइक इन कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू 27.11% फ्रॉम द वीक एंडेड May 3। ठीक है,
अप फ्रॉम द अंडर लेवल 7% फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन। मतलब जब पैंडेमिक सिचुएशन स्टार्ट हुआ मार्च में 7% थी, उससे अभी 27% 11 तक पहुंच गया। रीजन क्या है? बहुत सारे लोग जिनके फर्म्स थे, दे वर नॉट एबल टू गिव सैलरीज टू पीपल, एज अ रिजल्ट दे रिमूव देम फ्रॉम द जॉब। Next, India's unemployment fell to 11% in June 2020 from a high record of 23.5। क्यों? मतलब पहले 27 तक कम हो गया था, अभी वापस 11 पे आ गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस रिज्यूम कर गए अपने जॉब को। तो क्या हो गया? जॉबलेस रेट इन अर्बन एरियाज ड्रॉप टू 12%। ये मैंने आपको बस एक इन्फॉर्मेशन दी है। वाइल रूरल एरियाज ड्रॉप टू 10.5 फ्रॉम 22। मतलब जैसे जून में अनलॉक सेशन स्टार्ट हुआ पैंडेमिक सिचुएशन का, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया। बट आप सोचो, यहां से हम इतने नीचे गिर गए और थोड़ा ऊपर आ गए, पर अभी भी वो लेवल डिफरेंस तो है ही ना अनएम्प्लॉयमेंट की। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमने प्लान नहीं की थी। ऑब्वियसली पैंडेमिक केम अनप्लान्ड। ठीक है। फिर और क्या था? इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेबिलिटी। ठीक है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे रोड्स, फिर बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स, इनको प्लान नहीं किया गया था, तो इसके लिए उनकी जो सर्विस थी वो फेल हो गई। बहुत सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, उनको जो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट करनी थी, लैंड होल्डिंग्स थी, वो भी फेल हो गई। एज ए रिजल्ट आप देखो कि इंडिया पर कैपिटा अवेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज 0.1 पर हेक्टर पर फार्मर 2016 में। 2009 में वो 0.3 था। तो अब देख रहे हो, अभी तक 10 साल भी नहीं हुए, बट हम 0.3 से 0.1 तक गिर गए। क्यों? क्योंकि हमने प्लानिंग में इन लोगों को फोकस में नहीं लिया था। द रिलेटिव निग्लेक्ट ऑफ रीजनली बैलेंस्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या हो रहा है? द एवरेज लैंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया इज वेरी लो कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ ईस्ट एशिया एंड चाइना। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, वी हैव द पॉलिसी ऑफ एनकरेजिंग एग्रीकल्चर इन सिलेक्टेड रीजन ऑफ द कंट्री ओनली। और बाकी सारी कंट्री को हम क्या करते हैं, इरिगेशन के सहारे छोड़ देते हैं। जब भी हमको कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है, हम सबसे पहले पंजाब या हरियाणा वाली जगहों पे पहुंचा देते हैं, बिकॉज वी फील कि यहाँ से ज्यादा प्रोडक्शन आएगा। एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी 60% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन मानसून इन इंडिया। एज अ रिजल्ट हम उन जगहों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, वी डोंट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। क्या हो जाता है? दे सफर, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हेंस प्लानिंग के बहुत सारे अचीवमेंट्स भी है, प्लानिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। और 2020 के टर्म्स में अभी तक लेटेस्ट डेटा आया नहीं है, पर जितना अवेलेबल था वो मैंने मर्ज करने की कोशिश की। तो लेट्स सी इंडिया एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग में हमने पार्ट 1 की वीडियो में ये पूरी साइड देख ली। आज की वीडियो में हमने 5 ईयर प्लान्स और अचीवमेंट्स और फेलियर्स देख लिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड करंट प्लानिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया के बारे में बता दूंगी। ठीक है। तब तक अगर कुछ डाउट्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी एंड क्रैक। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।